हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। मेरे दोस्तों, मैं राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के ऊपर वीडियो बना रहा हूं। मैंने ऑलरेडी 2 पार्ट्स अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो प्लीज़ जाएं, पहले वो 2 पार्ट्स जरूर देखें, जिनमें मैंने राइट टू लाइफ क्या होती है, उसके वेरियस एस्पेक्ट्स क्या होती हैं, स्कोप क्या होती है, वो डिस्कस किया है। दूसरे पार्ट में राइट टू पर्सनल लिबर्टी का मतलब क्या है, उसके वेरियस क्या एस्पेक्ट्स हैं वो डिस्कस किए हैं। वेरियस लैंडमार्क केस लॉज डिस्कस किए हैं। एंड मेरे दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं पार्ट 3 बनाऊंगा, पार्ट 3 डिस्कस करूंगा, जिसमें मैं डिस्कस करूंगा प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ क्या होता है। मेरे दोस्तों, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि आर्टिकल 21 बोलता है नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू अ प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। तो ये प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ का मतलब क्या है? एक व्यक्ति को उसकी लाइफ से, लिबर्टी से वंचित नहीं कर सकते, और कर भी सकते हैं एक प्रोसीजर के जरिए जो लॉ ने इस्टेब्लिश किया है। तो वो प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ का मतलब क्या है? तो मेरे दोस्तों, अगर मैं प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ की बात करूं तो हमने ये जो चीज़ है वो हमने जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से ली है। जापान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उससे हमने ये जो चीज़ है वो ली है, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। अगर मैं अमेरिका की बात करूं मेरे दोस्तों, तो अमेरिका में भी यही बात बोली गई है, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। जो अमेरिका में वर्ड यूज किया गया है वो किया गया है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, पर इंडिया में क्या वर्ड यूज किया गया है? प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ क्या होता है और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या होता है, इनमें फ़र्क क्या है। तो मेरे दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ को अपने आप डेलिब्रेटली जानबूझकर अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया था, और अमेरिका का टर्म ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ऐड नहीं किया था। इनमें फ़र्क क्या है, पहले फ़र्क बता देता हूँ मेरे दोस्तों। होता क्या है कि एक है प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, और दूसरा है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। मेरे दोस्तों, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ का मतलब है एक ऐसा प्रोसीजर जो लॉ के जरिए इस्टेब्लिश हुआ हो। एक हमारे लेजिस्लेचर ने, हमारे पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया हो और उसमें कोई प्रोसीजर बता दिया हो, वो होता है प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। लेकिन अगर मैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की बात करूं तो इसका मतलब होगा प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ जमा प्लस दैट प्रोसीजर मस्ट बी फेयर, रीजनेबल एंड नॉट आर्बिट्रेरी। मेरे दोस्तों, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ का मतलब होगा किसी भी तरह का प्रोसीजर जो लॉ ने इस्टेब्लिश किया हो, चाहे वो नेचुरल जस्टिस के अकॉर्डिंग हो या ना हो, चाहे वो एक प्रोसीजर फेयर हो या ना हो, चाहे वो प्रोसीजर रीजनेबल हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब होगा कि एक ऐसा प्रोसीजर जो फेयर होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए, आर्बिट्रेरी नहीं होना चाहिए। तो मेरे दोस्तों, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। मतलब एक व्यक्ति को उसकी जीवन से, उसकी पर्सनल लिबर्टी से वंचित नहीं किया जा सकता, और किया भी जा सकता है एक प्रोसीजर बनाकर जो लॉ के जरिए बनाया गया हो, चाहे वो प्रोसीजर आर्बिट्रेरी क्यों ना हो, चाहे वो प्रोसीजर जो है वो सही नहीं है ऐसा क्यों ना हो, चाहे वो प्रोसीजर फेयर ना है ऐसा क्यों ना हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस एक प्रोसीजर बना दे, अगर लेजिस्लेचर लॉ पास कर एक प्रोसीजर बना दे और उस प्रोसीजर के जरिए किसी बंदे की लाइफ, पर्सनल लिबर्टी को ख़त्म कर दे, तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रोसीजर के जरिए तो ख़त्म किया है। लेकिन अगर मैं बात करूं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की, तो इसमें प्रोसीजर बनाना इनफ नहीं होगा। वो प्रोसीजर फेयर भी होना चाहिए, वो प्रोसीजर रीजनेबल भी होना चाहिए, वो प्रोसीजर आर्बिट्रेरी नहीं होना चाहिए, वो प्रोसीजर नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स को फॉलो भी करता हो।
तो ये दोनों टर्म्स में डिफरेंस है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था हमने डेलिबरेटली प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाई लॉ को यूज़ किया, क्योंकि गवर्नमेंट को पता था प्रोसीजर जो गवर्नमेंट बनाएगी वो अगर अर्बिट्रेरी भी हुआ तब भी हमें जो है वो कहीं ना कहीं उसका यूज़ करना पड़ेगा, अदरवाइज लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएंगे उस प्रोसीजर को चैलेंज करने के लिए। तो इसलिए हमने टर्म ड्यू नहीं यूज़ की, हमने टर्म प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाई लॉ यूज़ करी। पर बाद में इसमें काफ़ी चेंज आए, वो भी डिस्कस करते हैं, डोंट वरी। तो आपको ये होप ये पता चल गया होगा कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाई लॉ में क्या फ़र्क होता है। तो मैं अगर इंडिया के सिनेरियो की बात करूं तो इंडिया में हमने प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाई लॉ की टर्म जो है वो चूज़ करी है, लॉ की टर्म हमने अपने यहाँ पे एक्सेप्ट करी है। तो मेरे दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक केस हुआ था A.K. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। A.K. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में A.K. गोपालन जो थे वो कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर थे, इनको डिटेन किया गया अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950। जब इनको डिटेन किया गया ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचे कि भाई ये कैसा, मुझे क्यों डिटेन किया जा रहा है, क्यों मुझे प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा जा रहा है, मेरे पास राइट टू लाइफ है, पर्सनल लिबर्टी का राइट है, मुझे क्यों डिटेन किया जा रहा है। तो गवर्नमेंट ने बोला था कि हमारे पास प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाई लॉ है, हम आपको एक लॉ के अनुसार अरेस्ट कर रहे हैं, जो लॉ हमारा क्या है, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950, तो हम आपको अरेस्ट कर सकते हैं। तो इस केस में हमारे जो A.K. गोपालन के एडवोकेट थे उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं होना चाहिए, प्रोसीजर फेयर होना चाहिए, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाई लॉ में प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो करना चाहिए। आप कैसे किसी को बिना सुने बिना उसको जाने आप शक के आधार पर अरेस्ट कर रहे हो। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही नैरो मीनिंग बताया था प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाई लॉ का, और बताया था प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाई लॉ का मतलब है प्रोसीजर, वो चाहे जैसा मर्जी हो, आर्बिट्रेरी हो, फेयर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोसीजर का मतलब है प्रोसीजर, एक व्यक्ति की लाइफ को वंचित किया जा सकता है एक प्रोसीजर के जरिए, बस शर्त ये है कि वो प्रोसीजर लॉ ने इस्टेब्लिश किया हो, और लॉ कौन बनाता है, लेजिस्लेचर बनाती है। बड़ा ही नैरो मीनिंग इसमें दिया था। लेकिन मेरे दोस्तों आगे एक और केस हुआ, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में जो A.K. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास का केस था उसके डिसीजन को खत्म कर दिया, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाई लॉ का मतलब ये नहीं होगा कि जैसा मर्जी प्रोसीजर हो। नो, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाई लॉ का मतलब होगा फेयर प्रोसीजर, रीजनेबल प्रोसीजर, एक प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो करके बनाया गया प्रोसीजर। तो आप कभी किसी भी तरह का प्रोसीजर इस्टेब्लिश नहीं कर सकते। तो मेरे दोस्तों इस मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस के बाद अब हमारे देश में जो प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाई लॉ है उसने अमेरिकन कंसेप्ट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का रूप ले लिया है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का रूप ले लिया है। अर्थात हमारे देश में बेशक प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाई लॉ टर्म हम अभी भी यूज कर रहे हैं, लेकिन प्रोसीजर फेयर होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए, प्रोसीजर फेयर होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए, आर्बिट्रेरी नहीं होना चाहिए, और अमेरिकन कंसेप्ट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के हिसाब से ही हमारा प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाई लॉ टर्म हमने यूज करी है। अभी हम मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस के बाद हम इसको यूज कर रहे हैं इस सेंस में, और ये अब ऐसे ही सेंस में यूज किया जा रहा है। तो मेरे दोस्त भाई होप आपको प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाई लॉ भी समझ आ गया होगा। अब जानते हैं आर्टिकल 21 एंड इमरजेंसी। मैं इसको दो भागों में बांटूंगा, एक बिफोर 1978 मतलब बिफोर 44th अमेंडमेंट, बिफोर 44th अमेंडमेंट, और दूसरा बांटूंगा मैं, दूसरे भाग में बांटूंगा मैं आफ्टर 1978 मतलब आफ्टर 1978 मतलब आफ्टर 44th अमेंडमेंट।
तो मेरे दोस्तों अगर मैं आर्टिकल 21 की बात करूं एमरजेंसी के साथ, तो हमें पता है हमारे देश में जो हमारे जो प्रेसिडेंट हैं, हमारे जो देश के राष्ट्रपति हैं, उनको पावर दी गई है अंडर आर्टिकल 352, 356, 360 एमरजेंसी डिक्लेयर करने की। 352 में वो नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं, 356 में वो स्टेट इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं और 360 में वो फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं। तो मेरे दोस्तों यहाँ पे हम पढ़ेंगे बेसिकली आर्टिकल 352 जो नेशनल इमरजेंसी है। आर्टिकल 352 हमने उसका ही पढ़ना है, बाकी हमने स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी का यहाँ पे कोई ऐसा जिक्र नहीं है। तो मेरे दोस्तों अगर मैं बिफोर 1978 की बात करूं, जब हमारा 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं हुई थी, उस टाइम क्या सिनेरियो था कि अगर किसी व्यक्ति का फंडामेंटल राइट खत्म भी होता था, चाहे आर्टिकल 14 में हो, 15 में हो, 16 में हो, 17 में हो, 21 में हो, 20 में हो, जिसी भी फंडामेंटल राइट के चैप्टर में कोई भी राइट खत्म हो और एमरजेंसी देश में लगी हो आर्टिकल 352 के अंडर नेशनल इमरजेंसी, तो हमारे फंडामेंटल राइट जो थे वो हम उनको प्रोटेक्ट करने के लिए आर्टिकल 32 के अंडर कॉन्स्टिट्यूशन के सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते थे। इसमें केस हुआ था एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला। एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला। एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला केस हुआ था हमारा 1976 इमरजेंसी के दौरान ही हुआ था ये केस। तो इस केस में क्या हुआ था, एक व्यक्ति ने हैबेस कॉर्पस रिट डाली सुप्रीम कोर्ट में कि मुझे बाहर लाया जाए जेल से। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इमरजेंसी लगी है और इमरजेंसी के दौरान आप ये फंडामेंटल राइट को एक्सरसाइज नहीं कर सकते, आप फंडामेंटल राइट सस्पेंड है आपके और आप सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं आ सकते। और इस केस को हैबेस कॉर्पस केस भी बोलते हैं। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि हैबेस कॉर्पस रिट भी इशू नहीं हो सकती इमरजेंसी के दौरान। लेकिन बाद में मेरे दोस्तों क्या हुआ, जब इमरजेंसी खत्म हुई तो 1978 में 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की गई और जो हमारा आर्टिकल 359 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें जहाँ पे फंडामेंटल राइट को इमरजेंसी के दौरान सस्पेंड करने की बात बोली है, वहाँ पर 359 आर्टिकल को अमेंड किया गया और बोला गया कि इमरजेंसी बेशक लगी हो देश में, पर दो आर्टिकल कभी भी सस्पेंड नहीं होंगे, चाहे फिर इमरजेंसी क्यों ना लगी हो। एक आर्टिकल 21 और दूसरा आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है, राइट अगेंस्ट एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज, राइट अगेंस्ट डबल जियोपार्डी, राइट अगेंस्ट सेल्फ इनक्रिमिनेशन। अगर वीडियो नहीं देखी आप इसे जरूर देखें। और हाँ, अगर ये वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर कर दें प्लीज। तो मेरे दोस्तों 359 में अमेंडमेंट की गई 44th अमेंडमेंट के जरिए, और आर्टिकल 21 और 20 की एक्सेप्शन डाल दी गई कि आप इमरजेंसी में सारे राइट को सस्पेंड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 ये दो राइट्स आप इमरजेंसी के दौरान सस्पेंड नहीं कर सकते, ये इमरजेंसी के दौरान भी सर्वाइव करेंगे। तो ये बोला गया था हमारा किस केस में, ये बोला गया था हमारा 44th अमेंडमेंट के जरिए आर्टिकल 359 में। तो ऐसे आपको इमरजेंसी और उसका भी पता चल गया होगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक जरूर करें। मेरे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ में मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।